Today we'll be starting off with materials और what we also call as topic number 2A हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2B पे जाएंगे। मटेरियल्स का ही है, सॉलिड मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें आप आज हुक्स लॉ का भी दोबारा से हम जिक्र पढ़ेंगे। यंग मॉडल्स क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले नए कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। हुक्स लॉ क्या था, कैन यू टेल मी? Basically, extension of a spring is proportional to the द फोर्स, जितनी में फोर्स लगा force applied. Hmm. उतना ज्यादा कोई ना कोई चीज एक्सटेंड होती रहेगी। Whenever a force acts on a material sample, the sample will be deformed to a different size or shape. And if it is made longer, the force is referred to as tension. And the extra length is known as the extension. And for a material being squashed to a smaller size, both the force and the decrease in size are known as compression. टेंशन क्या है कि अगर मैं इसको खींचता जाऊंगा नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है विच इज टेंशन अगेंस्ट द वेट। और ये जो इसके साइज में चेंज आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। और अगर मैं इसी को वापस दबा दूं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। गॉट इट? Although जी the decrease in size could be referred as negative extension as well. Compression को हम negative extension भी कह सकते हैं जब हम साइज किसी चीज का डिक्रीज कर रहे हैं। बट when we are increasing the size, वो पॉजिटिव, उसको हम एक्सटेंशन का ही नाम देते हैं या स्ट्रेचिंग कहते हैं। So Hooke's law क्या है? Robert Hooke, a rival of Isaac Newton, was an exceptional experimental scientist, and his interests were very diverse, and he discovered many things that are more important than the rule called Hooke's law. Hooke's law states that the force needed to extend a spring is proportional to the extension of the spring. A material only obey Hooke's law if it has not passed what is called the limit of proportionality. में एक स्प्रिंग जो है वो कब तक हुक्स लॉ ओबे करेगा? मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फोर्स बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंशन बढ़ रही है, यहाँ और फोर्स बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंशन और बढ़ रही है। जैसे ही मैंने और फोर्स बढ़ाई और एक्सटेंशन बढ़ना बंद हो गई इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को हम क्या जी कहते हैं? कैन यू टेल मी? पता नहीं लेकिन डिफॉर्म होता है। लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या जी इलास्टिक लिमिट कि इसके जी बियॉन्ड, अब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड क्या हुक्स लॉ ओबे हो रहा है? जी नहीं हो रहा। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हुक्स लॉ क्या ओबे हो रहा है? और नहीं, उसके बाद नहीं होता है। क्यों नहीं बिल्कुल होता? उससे क्योंकि पहले जब होता आप है। फोर्स बढ़ा रहे हो क्या एक्सटेंशन हो रही है? हाँ, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब एक्सटेंशन नहीं हो रही है, एक्सटेंशन होना बंद हो गई है। बिल्कुल कहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है? व्हेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करती है दैट राइट नाउ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, बट बियॉन्ड बिल्कुल। दैट फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। Up to a certain limit of proportionality, the force needed to extend a spring is proportional to the extension of a spring. And if an object is subject to only a small force, it will deform elastically. And when the force is removed, it returns to its original size and shape as long as the elastic limit was not passed. We will look in much more detail at elastic and plastic deformation के in terms में फर्क क्या होता है basically. तो हुक्स लॉ इज बेस्ट डिस्क्राइब मैथमेटिकली बाय एफ इज इक्वल टू के एक्स। के आपके पास एक कांस्टेंट है, द स्प्रिंग कांस्टेंट, और it's different for every object. The stiffness constant for a spring is usually referred to as the spring constant. Either phrase refers to the k in the Hooke's law equation. यहाँ पे आप देख सकते हो वेट इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हमने क्यों किया? बिकॉज अ स्प्रिंग हैज अ स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ 50 एंड इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो एल नॉट है, एल नॉट क्या होती है? द इनिशियल लेंथ। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल लेंथ। वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड इट बी इफ अ 200 ग्राम मास वर हंग फ्रॉम इट। अब ये तो मास दिया हुआ है, आपको एक्स निकालना है। ठीक है ना? एक्स निकालना है द न्यू लेंथ, जिसको हम एल कहेंगे आफ्टर द एक्सटेंशन। और हमें के दिया हुआ है, हमें एफ चाहिए। एफ कहाँ से आएगा? एफ आपके पास बेसिकली कौन सी है? वेट। क्योंकि वेट ही फोर्स है यहाँ पे जो लग रही है। तो आप ग्राम्स को पहले केजी में कन्वर्ट करो, बन जाता है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, दैट विल गिव यू द वेट विच इज योर फोर्स। अब आपके पास फोर्स आ गई है ना, अब आप फोर्स को डिवाइड कर दो केस है तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सटेंशन। गॉट इट? जी। समझ आ गया? ओके। अब आपके पास ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के अंदर आप ये ऐड करो। पहले 3 सेंटीमीटर को मीटर में करो, क्या होता है बताओ? ये मीटर में बनता है 0.03। 0.03 हो जाएगा। इसके अंदर आप ऐड कर दो ये। ठीक है, ओके।
तो आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो हमारा पॉइंट नया जीरो लेंथ। जीरो सिक्स नाइन मीटर मतलब कि 6.9 सेंटीमीटर। सो याद रखो, बहुत से स्टूडेंट क्या समझते हैं कि हमने एक्सटेंशन निकालनी है। भाई आपने एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन निकाल के आपने ओरिजिनल में उसको ऐड भी तो करना है, ताकि आप बता सको दैट हाउ जी। लॉन्ग अब और कितनी हो गई, अब फाइनल लेंथ पूरी टोटल कितनी। लेंथ कितनी बनेगी? एग्जैक्टली, सही स्टूडेंट है। क्या समझते हैं, एक्स तक काम करना है, एक्स तक नहीं, एक्स के आगे भी है। एक्स ओरिजिनल वाली में ऐड करो तो अब नई लेंथ पता लगेगी। सही है। सो है यू कैन सी, यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो, जैसे जैसे मैं वेट बढ़ा रहा हूँ एक्सटेंशन बढ़ रही है। यहाँ तो पूरा आपके पास हुक्स लॉ ओबे ही ओबे हो रहा है, बाय यू कैन सी फ्रॉम अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट एज वेल। एक चीज आती है फिर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ एक्स, या अगर हम एफ की जगह के एक्स लिख दें तो वो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, या फिर इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम देते हैं। आप या तो हाफ एफ एक्स यूज कर लो, या फिर यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। So we can call it that is the work done from the force extension or the force compression graph। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने में, स्ट्रेचिंग में, या किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेसिंग में, दबाने में कौन कितना वर्क डन लगता है, उसके अंदर क्या एनर्जी कन्वर्जन होता है, दैट इज नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। The work done in deforming a material is calculated by multiplying the extension or compression by an appropriate average force value. If the force is varying in a non-linear way, which is common for some materials, it might not be a straightforward process to find the average force. However, अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालो तो भी वो आपको क्या दे देगा, द स्ट्रेन एनर्जी। गॉट इट? ओके। एंड स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द सेम थिंग, इट इज हाफ एफ एक्स या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर। या अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ में निकालना है तो आपके पास एफ और एक्स का जो ग्राफ होगा उसका एरिया जो है दैट इज व्हाट, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया भी क्या होता है, हाफ इंटू मेरे को हाफ बेस बेस इंटू हाइट। हाइट। तो सोचो हाफ इंटू आपके पास एफ भी होगा, ठीक है, बेस हो या हाइट हो एक ही बात है। एफ बेशक वाई पे हो या एक्स पे हो, होना तो मल्टीप्लाई है दोनों ने, या एफ इंटू एक्स हो जाए एक्स इंटू एफ हो जाए, इट्स द सेम थिंग। So the work done in deforming a plastic sample before it reaches the elastic limit will be stored within the material as elastic strain energy. We have previously seen that work done can be calculated by multiplying the force by the distance moved in the direction of the force. This is true in deforming materials too, but Hooke's law means that force value varies for different extension. And if we plot the extension of a spring with increasingly large masses hanging on it, such as in figure number C, हम वो हुक्स लॉ के ग्राफ को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। अब आपके पास फिगर डी यहाँ पे दी हुई है, वो कहता है that what is the elastic strain energy stored in a material shown in figure D if it is extended to 12 सेंटीमीटर। वो कह रहा है अगर मैं 12 सेंटीमीटर मतलब कि 0.12 मीटर तक एक्सटेंड करूँ तो कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी। तो आपने सिर्फ यहाँ तक का ही लेना है, ये वाला एरिया नहीं लेना। गॉट इट? जी। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, एक ट्राइंगल में, एक स्क्वायर में, चार रीजन्स में आप इसका एरिया निकाल के यू कैन ऐड इट ऑल अप। गॉट इट? So the जी। elastic potential energy stored in a material can be found from a non-linear force extension graph by working out the area under the line up to the required extension. And if a non-linear force extension graph है, अब non-linear क्या होता है, जो straight line ना हो, इस तरह का है, वो उसकी कर्व लाइन होगा। इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो एस्टिमेट करके। कैसे एस्टिमेट करोगे, अब आपको एक कर्व दिया हुआ है, एस्टिमेट कर लो, एक रफ सा बना लो कि है तो ये तकरीबन तकरीबन एक ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। ये वाला आप एरिया निकाल लो, और फिर थोड़ा बहुत आप स्क्वायर्स का एस्टिमेट लगा लो कि और कितने ऐड करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको लाइन है, तो एक ट्राइंगल की एक स्ट्रेट लाइन तो बना सकते हो ना, बाकी जो स्क्वायर्स रह जाएंगे उनको आप खुद काउंट करके उसमें ऐड कर देना। गॉट इट? तो हम खुद ये एस्टिमेट बनाना है। क्लियर हो गया? जी। गुड। Tension is a force acting with a material in direction that would extend the material. Extension is an increase in the size of material. Compression है जो squash करता है, compressive force होती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट में क्या फर्क है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन वो पॉइंट है, और इलास्टिक लिमिट हम मैक्सिमम एक्सटेंशन को कहते हैं। और अच्छा, ये चेक पॉइंट देखते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द वर्क डन इन लोडिंग द रबर बैंड। लोडिंग द रबर बैंड वाला क्या होगा, बीनीथ द ब्लू लाइन। और अगर वो आपसे अनलोडिंग का पूछे तो बिलो द ग्रीन लाइन आपने एरिया निकालना है। गॉट इट? जी। और अगर वो कहे कि क्या डिफरेंस है,
तो जो ब्लू लाइन के अंदर आपने एरिया निकाला था सारा, और जो ग्रीन लाइन के अंदर एरिया निकाला था, उनको आप आपस में क्या कर दोगे, माइनस। वो अगर आपसे पूछे कि हाउ मच एनर्जी वॉज लॉस्ट, अब आपने ना दो एरियाज निकाले होंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपने निकाला दैट व्हाट वाज द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी नीडेड इन लोडिंग। तो लोडिंग के अंदर आपके पास ये सारा जो ब्लू के नीचे नीचे है ना एरिया, वो सब आ जी। जाएगा। फिर आप तो लोडिंग निकालोगे, माइनस अनलोडिंग करेंगे एग्जैक्टली फिर बेसिकली। आप निकालोगे कौन सा, ये जो अनलोडिंग में लगा था द ग्रीन वन, उसमें ये ब्लू वाला नहीं लेना, ठीक है, ग्रीन वाला आपने पूरा निकाल दिया। भाई। अब वो आगे पूछेगा हाउ मच थर्मल एनर्जी वाज लॉस्ट, क्योंकि रबर बैंड या कोई भी चीज होगी गर्म तो होगा, और जरूर उसने आगे पूछा होगा, ये देखो, दैट हाउ मच थर्मल एनर्जी डज द रबर गेन फ्रॉम द कंप्लीट साइकिल ऑफ लोडिंग और वापस अनलोडिंग में। तो आप दोनों आंसर्स को आपस में जब माइनस कर दोगे, यू विल गेट योर थर्मल एनर्जी दैट वाज लॉस्ट। ये अनलोडिंग वाला ग्राफ और लाइन है, ये मतलब डिवाइड करके एस्टिमेट बनाएंगे मतलब, इसका, एरिया ऑन द ग्राफ अनलोडिंग का। ओके पहले इधर हम तो किसका थोड़ा बहुत निकालें, कर्व अब सी है। आप ठीक है देख लेते हैं। अगर पहले मैंने लोडिंग का निकालना है, तो मैं ये वाला एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ये लोडिंग तो ही ठीक है, वो तो स्ट्रेट तकरीबन है, ये भी लेकिन वो अनलोडिंग। अनलोडिंग को भी देख लेते हैं। अनलोडिंग का मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने अप्रोक्सीमेट ले लेना है। अब आप कैसे अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, एक आप ये ले लो, ठीक है, ओके, फिर आधा आधा कर लें। ओके। एक ये, ठीक है, और फिर एक ये अप्रोक्सीमेट ले लो। गॉट इट। सही है। अब जो ये रह जाएगा ना, इसको आप हल्का सा गिन के ऐड कर देना कि हाउ मच इज सही वन है। बॉक्स इक्वल टू, वन बॉक्स किसके इक्वल होता है, आप मल्टीप्लाई कर लो। 0.15 टू 0, मतलब एक बॉक्स है 0.110 की इक्वल है ना, 0.01। 0.01 की इक्वल है, राइट। हाँ, एक बॉक्स जब 0.01 की इक्वल, उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से ही। वर्टिकली जो है वो 0.1 की इक्वल है, हॉरिजॉन्टली 0.01 के, तो 0.01 इंटू 0.1 करो तो एक बॉक्स का एरिया क्या आता है, वो इसमें ना ऐड कर देना, जो आपका आंसर आएगा। सही है। ओके, समझ आ गया। गुड। सो दिस वाज फॉर योर टॉपिक नंबर 2B का पार्ट 1।